वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए जिससे आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइम पे मिले। और प्लीज़ वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए बिकॉज हमें तेज़ी से सब्सक्राइबर्स बढ़ाने हैं और चैनल को ग्रो करना है। और इसके साथ ही आप मेरे दूसरे चैनल निशांत उवाच को भी सब्सक्राइब करिए, जो कि है एक प्लेटफॉर्म जिसे मैंने बनाया है सोशल, इकोनॉमिक, जियोपॉलिटिकल, पॉलिटिकल इश्यूज़ को डिस्कस करने के लिए। तो प्लीज़ जाइए, उसे भी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। और हर वीडियो के बारे में हमें कमेंट सेक्शन में फीडबैक दीजिए और नई स्टोरीज और बुक्स के बारे में सजेशन भी दीजिए जिससे मैं उनकी ऑडियो बुक्स आपके लिए लाता रहूं। एंजॉय। तंत्र ये वो विषय है जिसके बारे में बात करते ही कई लोगों की भौहें चढ़ जाती हैं, वहीं कुछ की हंसी निकल जाती है। इसका कारण है तंत्र से जुड़ी भ्रांतियां। कई लोग तो इसके अस्तित्व को मानते ही नहीं हैं। आज की ये कहानी मेरी लिखी कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि किसी की खुद पर बीती हुई दास्तान है, जो मुझे सिर्फ इस शर्त पर भेजी गई है कि मैं इसमें शामिल लोगों के बारे में कुछ भी नहीं बता सकता। उनका नाम, पता, पेशा, जगह कुछ भी नहीं। हो सकता है कि आप में से ज्यादातर लोगों को यह कहानी अघोरानंद से काफी मिलती जुलती लगे, पर हमारे सब्सक्राइबर मेजर विक्रांत नागरे ने मुझे यह कहानी अघोरानंद ऑडियो बुक सुनने के बाद ही भेजी है। और उन्होंने जब मुझे यह कहानी सुनाई थी तब कम से कम मुझे तो इसमें कुछ भी मनगढ़ंत नहीं लगा था। इसीलिए मैं इसे आपको भी सुनाना चाहता हूं। एक शाम संजना अपने बॉयफ्रेंड राहुल के साथ डिनर के लिए जा रही थी। उनकी तेज रफ्तार से भागती हुई लैम्बोर्गिनी को सड़क पर चलने वाला हर इंसान मुड़ मुड़कर देख रहा था, पर हर किसी से बेखबर वो दोनों बस अपनी ही मस्ती में खोए हुए थे। आज संजना का जन्मदिन था और राहुल ने इस मौके पर उसे सरप्राइज देने के लिए एक बड़ी सी पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। उसने दिल्ली के एक 5 स्टार होटल का रेस्टोरेंट पूरा ही बुक कर लिया था। जब वो दोनों एलिवेटर से होते हुए टेरेस पर मौजूद रेस्टोरेंट पहुंचे तो वो पूरा खाली था। संजना को ये थोड़ा अजीब लगा, पर अगले ही पल फटाक की एक आवाज के साथ चमकती हुई सुनहरी धूल हर तरफ बिखर गई और टिमटिमाती हुई कई रोशनियां एक साथ जल उठी। संजना और राहुल के दोस्तों ने उन्हें घेर लिया और सब लोग संजना को बर्थडे विशेस देने लगे। संजना इस सरप्राइज से बहुत खुश थी। ये पार्टी देर रात तक चली और एक एक करके उनके सभी दोस्त अपने अपने घर चले गए। अब वहां केवल संजना और राहुल थे। संजना ने राहुल से पूछा, तुमने पार्टी तो बड़ी अच्छी रखी है, पर मेरा गिफ्ट कहां है? वो कौन देगा? संजना की बात सुनकर राहुल मुस्कुराया और उसने अपनी जेब से एक अंगूठी निकालकर संजना के सामने कर दी। संजना ने लपक कर वो अंगूठी उठा ली। उसकी आंखें खुशी से चमक रही थीं। राहुल ने वो अंगूठी संजना को पहना दी और वो दोनों एक दूसरे से लिपट गए। उन दोनों के घरों में उनके रिश्ते के बारे में मालूम था और राहुल का संजना को दिया हुआ ये गिफ्ट बस एक फॉर्मेलिटी भर था। घर पहुंचते ही संजना ने अपने पिता राजीव सिंघानिया को इस बारे में बताया और वो तो जैसे इसी पल का इंतजार कर रहे थे। अपनी जवान बेटी की शादी सही समय पर हो जाने से बड़ी खुशी उनके लिए कोई और नहीं थी। वो राहुल और उसके परिवार के बारे में अच्छे से जानते थे। राहुल के पिता भी संजना के पिताजी की तरह एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे और समाज में उनकी इज्जत थी। अकूत पैसा होने के बावजूद राहुल शरीफ लड़का था और उसने आज तक ऐसा कुछ भी नहीं किया था कि उस पर कोई उंगली उठा सकता। इससे ज्यादा सिंघानिया साहब को और क्या चाहिए था?
उन्होंने अगले दिन ही राहुल और उसके पिताजी को फोन करके मिलने बुलाया और दोनों की शादी तय कर दी। ये सब कुछ इतना जल्दी और आराम से हो रहा था कि उन्हें अपनी अच्छी किस्मत पर यकीन ही नहीं हुआ था। पर हमारी जिंदगी में अगर सब कुछ इतनी आसानी से ही हो जाए तो फिर जिंदगी नाम का ये लफ्ज बेमानी हो जाएगा। एक दिन ऑफिस से घर लौटते वक्त संजना के पिताजी को हार्ट अटैक आया और वो घर के बजाय सीधा अस्पताल पहुंचे। सही वक्त पर अस्पताल पहुंचने की वजह से उनकी जान तो बच गई थी, पर अब उनकी आने वाली जिंदगी जैसे उन पर बोझ बनने वाली थी। उनके आधे शरीर में लकवा मार गया था। शायद किसी से उनकी जिंदगी में आने वाली ये नई खुशियां देखी नहीं जा रही थीं। ये क्यों और कैसे हुआ इसके बारे में कुछ पता नहीं चला। संजना की माताजी तो पहले ही इस दुनिया में नहीं थी और अब उसके पिता भी शायद हमेशा के लिए व्हीलचेयर पर जिंदगी बिताने वाले थे। पर संजना मजबूत लड़की थी। वो इतने से हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने और उसके मैनेजर ने उसके पिता की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी, पर फिर भी उनकी हालत में कोई खास सुधार नहीं हुआ। वो जिंदा तो थे, पर अपनी बेटी पर आश्रित होकर। राहुल भी अक्सर उन्हें देखने घर आता रहता था। संजना के पिता उसे हमेशा कहते थे कि वो जल्द से जल्द राहुल से शादी कर ले, क्योंकि उन्हें भरोसा नहीं था कि वो ज्यादा दिन इस दुनिया में रह पाएंगे। पर राहुल और संजना दोनों ही इस बात पर अड़े हुए थे कि जब तक वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाएंगे, वो दोनों शादी नहीं करेंगे। इस बात से सिंघानिया साहब काफी परेशान भी रहते थे। उन्होंने अब तक दुनिया भर के बड़े बड़े डॉक्टर्स को दिखा लिया था, पर उनकी समस्या का कोई हल नहीं निकल पाया था। इस बीच उनका मैनेजर सुशांत माता वैष्णो के मंदिर गया हुआ था, जहां से वो अपने बॉस के लिए प्रसाद लेकर आया था। संजना ने ये प्रसाद किसी तरह उन्हें खिलाया और इससे उसे एक तरकीब सूझी। उसने सोचा कि वो अब तक दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर से मिल चुके हैं, पर फिर भी उनकी समस्या का समाधान कहीं नहीं हो रहा। तो क्यों ना एक बार भगवान की शरण में ही खुद को समर्पित करके देख ले। अगर किस्मत में होगा तो उनकी समस्या का समाधान हो ही जाएगा। अपनी इस सोच में संजना गलत भी नहीं थी। जब इंसान दुनिया से हार जाता है तो उसे सिर्फ भगवान ही बचा सकते हैं। वो अगली सुबह ही अपनी कोठी के पास बने शिव मंदिर पहुंच गई। उसने अपने पिताजी की कुंडली मंदिर के पंडित जी को दिखाई। चूंकि पंडित जी काफी लंबे समय से सिंघानिया साहब के परिवार से संपर्क में थे, इसीलिए उन्हें कई बातें पहले से ही पता थीं। उनकी कुंडली देखकर पंडित जी को कोई खास खुशी नहीं हुई। उन्होंने संजना को बताया कि उसके पिता की आयु ठीक ठाक है, मतलब वो अभी काफी जिएंगे, पर उनका स्वास्थ्य अब ऐसा ही रहेगा। पंडित जी का कहना था कि यही उनका भाग्य है और इसे कोई नहीं बदल सकता। संजना के काफी पूछने पर उन्होंने उसे कुछ पूजा पाठ और उपाय बताए, जिन्हें उसने पूरे मन से किया भी, पर इसका कोई फायदा नहीं हुआ। अब लिखे हुए को तो कोई नहीं बदल सकता। संजना अपने पूजा पाठ में लग गई थी और अब वो मैनेजर सुशांत के साथ बिजनेस भी संभालने लग गई थी। राहुल भी हफ्ते में 3-4 बार घर आ ही जाता था, पर सिंघानिया साहब से अब अपनी बेटी की यह हालत देखी नहीं जा रही थी। वो जानते थे कि संजना अपने मुंह से कुछ नहीं कह रही थी, पर उसके शादी ना करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण था, और वो था उनकी बीमारी। एक दिन ऑफिस में मैनेजर सुशांत संजना के पास आया और उसे सिंघानिया साहब को ठीक करने के लिए एक सुझाव दिया। यह सुझाव थोड़ा अजीब था, पर आजमाया तो जा ही सकता था। उसने संजना से कहा कि अगर वो सिंघानिया साहब के नाम से कोई तंत्र साधना करवाए तो शायद उनकी हालत में कुछ सुधार हो जाए।
संजना पहले तो ये सुनकर थोड़ा डर गई थी, पर अपने पिता के लिए वो कुछ भी करने को तैयार थी। सुशांत शाम को उसे साथ लेकर एक तांत्रिक के पास गया। संजना को वहां जाते हुए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, पर फिर भी वो सुशांत की बात मान गई थी। वो दिल्ली के एक ऐसे इलाके में गई थी जिसके बारे में उसने सिर्फ लोगों से सुना था। ये जगह कोई खास अच्छी नहीं थी। ऐसी जगह पर उसकी वो चमचमाती हुई BMW मिट्टी भरे रास्तों से होती हुई अपनी मंजिल पर पहुंच गई। आसपास मौजूद कुछ लोगों की नजरें उनकी गाड़ी पर अटकी हुई थीं। वो जहां रुके थे वो एक छोटा सा घर था। संजना ने कार से बाहर निकलकर एक नजर उस घर को देखा। उसके अपने घर का बगीचा भी इस घर से 4-5 गुना बड़ा था। सुशांत ने संजना को इशारा किया और अंदर चलने के लिए कहा। उसने दरवाजा खटखटाने के लिए हाथ बढ़ाया तो वो पहले से ही खुला हुआ था। उसने संजना के कान में कहा, मैडम, आप बात मुझे करने दीजिएगा, ये लोग जरा टेढ़े होते हैं। संजना ने हां में सर हिला दिया। वो लोग अंदर कमरे में पहुंचे तो एक आदमी बिल्कुल किसी तांत्रिक जैसी वेशभूषा में, जैसे उनका ही इंतजार कर रहा था। संजना ने उसे हाथ जोड़कर नमस्ते किया तो उसने उन दोनों को अंदर अपने पीछे चलने का इशारा किया। वो दोनों पीछे के कमरे में पहुंचे तो वहां का माहौल बिल्कुल फिल्मों में दिखाए जाने वाले तांत्रिकों के अड्डे जैसा था। धीमी धीमी जलती लाल रोशनी, दीवारों पर जगह जगह लटके हुए प्लास्टिक से बने हुए नरमुंड और कमरे के बीचों बीच एक यंत्र के बीच जलती धूनी। संजना को ये सब देखकर हंसी आ रही थी, पर उसने किसी तरह खुद पर काबू रखा हुआ था। उस तांत्रिक ने एक नकली सी आवाज में बोलते हुए कहा, बताओ, क्यों आए हो यहां? क्या हुआ है तुझे लड़की? संजना को जैसे उस तांत्रिक का यह नाटक समझ आ गया था। उसने कहा, अब बाबा तो आप हैं, आप खुद ही पता लगा लीजिए ना, आपके पास तो कई शक्तियां होंगी, है ना? संजना के मुंह से ये बात सुनकर वो तांत्रिक जैसे सन्न रह गया। उसे ऐसा कुछ सुनने की उम्मीद नहीं थी, पर उसका हौसला भी टूटा नहीं था। उसने कहा, लड़की, तुझे क्या लगता है मैं पता नहीं लगा सकता? तू मेरी परीक्षा ले रही है। चल अभी बताता हूं। ये कहते हुए वो तांत्रिक कुछ मंत्र वगैरह पढ़ने लगा। बीच बीच में वो जैसे किसी से बात कर रहा था, पर किससे, क्योंकि वहां तो कोई था ही नहीं। संजना और सुशांत एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे। पता नहीं ये तांत्रिक या जो भी था वो क्या कर रहा था। कुछ देर अकेले ही खुसर फुसर करने के बाद उसने कहा, तुझे अपनी शादी की चिंता है ना? तू चिंता मत कर। जिस लड़के से तू शादी करना चाहती है वो तेरे कदमों में आकर खुद गिर जाएगा। उस बाबा की बात सुनकर संजना को गुस्सा आ गया और उसने अपना बैग घुमाकर उसके मुंह पर मार दिया। उसने सुशांत को गुस्से से देखा और बाहर चलने का इशारा किया। वो नकली बाबा सकते में था। उसे समझ ही नहीं आया कि वो क्या करे। संजना गुस्से में वहां से बाहर निकल आई और गाड़ी में बैठ गई। जैसे ही सुशांत अंदर आया, संजना ने उसे खूब डांटा। उसके साथ एक भद्दा मजाक हुआ था जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। वो अगले ही दिन अपने घर के पास वाले मंदिर के पंडित जी के पास पहुंची। उसने उन्हें सब कुछ बताया। पंडित जी काफी देर सोचने के बाद बोले, देखो बिटिया, तुम्हारी बात मैं समझ रहा हूं और जो कल शाम तुम्हारे साथ हुआ वो नहीं होना चाहिए था, पर तुम। संजना ने कहा, पर क्या पंडित जी? पंडित जी ने आगे बोला, बिटिया, मैं जो भी कहूंगा उसे बड़े ध्यान से सुनना। ये शहरों में मिलने वाले छोटे मोटे तांत्रिक तो बस लोगों से पैसे ऐंठते हैं।
पर अगर तुम्हें कोई सिद्ध तांत्रिक मिल जाए तो वो शायद सिंघानिया साहब को ठीक भी कर सकता है। मैं इस बारे में पक्के तौर पर तो कुछ नहीं कह सकता कि ऐसा कौन कर सकता है, पर अगर कोई अघोरी जो निर्लिप्त भाव से भोलेनाथ की साधना करता हो वो तुम्हें मिल जाए तो वो तुम्हारे काम आ सकता है। हालांकि मैं तुमसे ये भी कहूंगा कि इस तरह की चीजों से हो सके तो दूर ही रहना, क्योंकि सिंघानिया साहब की नियत यही है और भगवान के लिखे हुए को बदलने का कुछ ना कुछ परिणाम अवश्य भुगतना पड़ता है। ये कहकर पंडित जी चुप हो गए। उन्होंने संजना को आगे का रास्ता भी दिखा दिया था, पर इस रास्ते पर चलने के खतरे भी भाली भांति समझा दिए थे। पर संजना तो जैसे एक मिशन पर निकली हुई थी। उसने किसी अघोरी की तलाश शुरू कर दी। अपने मैनेजर सुशांत को संजना ने किसी सिद्ध अघोरी की तलाश जल्द से जल्द करने के लिए कह दिया था, पर यह काम जितना आसान लगता था उससे कहीं ज्यादा मुश्किल था। काशी के घाटों से लेकर बंगाल के शक्तिपीठ तक सुशांत ने एक अच्छे तांत्रिक की तलाश में भारत का कोना कोना छान मारा। ऐसा नहीं था कि उसे कोई काम का आदमी मिल नहीं रहा था, पर परेशानी यह थी कि कई सिद्ध बाबाओं और तांत्रिकों ने सुशांत को यह काम करने से साफ मना कर दिया था। उन्होंने सुशांत की बात सुनी और उसे समझाया कि इस तरह के चमत्कार करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ भगवान को है। सुशांत ने भी उन्हें कई तरह के लालच दिए, पैसे, बड़ा घर, गाड़ियां, सब कुछ, मगर कोई भी इसके लिए तैयार नहीं हुआ। सुशांत इस वक्त काशी में था और उसे अगली सुबह ही वापस दिल्ली निकलना था। वो 80 घाट के पास बैठकर एक सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल में शराब पी रहा था कि एक अजीब सा आदमी उसके पास आया और बगल में बैठ गया। सुशांत ने उसे देखकर भी अनदेखा कर दिया, पर वो अजीब सी बड़ी सी दाढ़ी वाला आदमी अब भी सुशांत को ही देख रहा था। उसने कहा, क्या हाल है? उस आदमी के मुंह से शराब की भयंकर बदबू आ रही थी। सुशांत ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपनी जेब से एक 50 रुपए का नोट निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दिया, पर उस आदमी ने वो नोट नहीं लिया। वो बोला, ये पैसे तुम रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। मैं तो बस तुमसे मिलने आया था। सुशांत ने अजीब नजरों से उसे देखा और पूछा, मैं तुमसे पहले कभी नहीं मिला, क्या चाहते हो? साफ साफ बोलो। उस आदमी ने हंसते हुए कहा, तुम तो 3 दिनों से यहां घाट पर किसी अघोरी की तलाश कर रहे हो ना? तुम्हें किसी को ठीक कराना है ना? सुशांत ने कहा, हाँ तो उसमें क्या? क्या तुम किसी को जानते हो? उस आदमी ने हंसते हुए कहा, जानता तो हूं, और तुम चाहो तो मैं तुम्हें उसका पता भी बता सकता हूं, पर क्या? समझ गया, पैसे चाहिए ना तुम्हें? बोलो, कीमत बताओ अपनी। वो आदमी बोला, मेरी कीमत? क्या कीमत है तुम्हारे मालिक की सलामती की? सुशांत ने आगे कहा, देखो, मेरे पास तुम्हारी इन पहेलियों के लिए वक्त नहीं है। अगर तुम्हारे पास कुछ काम की बात है तो बताओ, वरना मेरा टाइम वेस्ट मत करो। सुशांत की बात सुनकर वो आदमी और भी हंसने लगा। वो बोला, अरे तुम बड़े शहर के लोग बहुत जल्दी में रहते हो, आओ मेरे साथ चलो। ये कहते हुए वो आदमी खड़ा हो गया और सुशांत को अपने पीछे आने का इशारा किया। सबसे पहले वो सुशांत को एक शराब के ठेके पर ले गया और उसे एक बोतल खरीदने के लिए कहा। उसके बाद वो उसे शायद अपने घर ले आया था। ये एक पुराने जमाने का टूटा फूटा सा घर था। उसने एक मेज पर 2 गिलास निकाले और 2 पैक बनाए। एक गिलास उसने सुशांत की ओर बढ़ाया
और एक ही सांस में अपना पैक खत्म करके बोला, तुम्हारा काम सिर्फ एक ही आदमी कर सकता है, पर वो सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए काम करता है। उसका नाम है काला। सुशांत ने सिर्फ इतना कहा। कहां मिलेगा वो आदमी बोला, तिब्बत के ल्हासा में। ये कहते हुए उसने अपने फोन में एक फोटो सुशांत को दिखाई। उसने कहा, इस फोटो में जो मंदिर है इसी के आसपास मिल जाएगा तुम्हें, पर तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। सुशांत ने सवाल भरी नजरों से उसे देखा और पूछा, कौन सा वादा? उस आदमी ने कहा, तुम पैसे वाले लगते हो, तुम मुझसे एक वादा करो, अपना काम होने के बाद तुम्हें उसे मारना होगा। यह सुनते ही सुशांत अपनी जगह पर खड़ा हो गया। वो बोला, अबे तू पागल है क्या? मेरे मालिक का बिजनेस है, वो कोई गुंडे बदमाश थोड़ी है। वो आदमी सुशांत के सामने गिड़गिड़ाने लगा। वो कह रहा था, तुम प्लीज मेरी बात मानो ना, उस अघोरी ने ही मेरी यह हालत की है। मैंने भी उससे काम कराया था, पर बाद में मैं उसे पूरे पैसे नहीं दे पाया। उसके बाद उसने न जाने क्या किया कि मेरे घर की हालत बिगड़ती चली गई। मेरे बीवी बच्चे सब एक एक करके मरते गए। प्लीज मेरा बदला तुम्हें लेना होगा। हाँ, प्लीज मेरी बात मान लो। उस आदमी की यह आखिरी बात सुनकर सुशांत काफी सख्ते में आ चुका था और अब उसका यहां रुकने का बिल्कुल भी मन नहीं था। सुशांत ने उससे वो फोटो ले ली और उसे लेकर अपने होटल में आ गया। होटल लौटते वक्त वो बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था कि कहीं वो आदमी उसका पीछा तो नहीं कर रहा। उसे तो उसका नाम भी नहीं पता था। क्या वो सच बोल रहा था? और क्या कोई तांत्रिक इतना शक्तिशाली हो सकता है कि वो किसी के पूरे परिवार को खत्म कर दे? ऐसे कई सवाल सुशांत के मन में उठ रहे थे, पर फिर भी उसने अगले दिन ही संजना को सारी बात खुलकर बता दी। संजना पहले से ही पूरा देश छान छान कर परेशान हो चुकी थी और अब इस खतरनाक अघोरी में ही उसे उम्मीद की एक आखिरी किरण दिखाई पड़ रही थी। उसने अगले 1-2 दिन में ही सुशांत को तिब्बत जाने की तैयारी करने को कह दिया। संजना जानती थी कि वो आदमी जिसने सुशांत को इस अघोरी के बारे में बताया था, उसने उससे एक रिक्वेस्ट भी की थी और वो थी इस अघोरी को मारने की। पर वो ऐसा नहीं कर सकती। वो अघोरी चाहे जैसा भी हो, पर अगर वो उसके काम आ सकता था तो उसे उसके अच्छे या बुरे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सुशांत भी अपने बॉस का वफादार था। उसने तिब्बत पहुंचने के लिए नेपाल से जाने का रूट चुना, क्योंकि तिब्बत एक इंटरनेशनली डिस्प्यूटेड टेरिटरी है जहां सीधे सीधे एक फ्लाइट पकड़कर नहीं पहुंचा जा सकता। वो काठमांडू तक तो फ्लाइट लेकर पहुंच गया था, पर उससे आगे का रास्ता उसे सड़कों से ही तय करना था। बीच में उसे चाइनीज चेकपोस्ट से भी होकर गुजरना था, जो कि कोई कम परेशानी भरा नहीं था। सुशांत किसी तरह ल्हासा पहुंचा, जहां उसने एक छोटे से होटल में एक कमरा बुक किया हुआ था। उसके पास अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए सिर्फ और सिर्फ उस मंदिर या फिर मठ जैसे किसी जगह की एक तस्वीर ही थी। वो सोच रहा था कि वो इस जगह को ढूंढेगा कैसे। ना तो उसे यहाँ की भाषा आती थी और ना ही यहाँ की संस्कृति के बारे में उसे कुछ पता था। खैर, आज का दिन सुशांत ने बस अपने होटल के कमरे में आराम किया और शाम को उसे क्या करना है इसके बारे में सोचता ही रहा। शाम होते ही वो अपने होटल से बाहर निकला और उसने एक गाइड की तलाश की। होटल के स्टाफ और आसपास के दुकान वालों ने उसे एक गाइड का पता भी दिया। वो जगह ज्यादा दूर नहीं थी। सुशांत बिल्कुल ठीक पते पर पहुंच गया था। उसने दरवाजा खटखटाया तो एक औरत ने दरवाजा खोला।
वो सुशांत को देखते ही पहचान गई कि वो यहां का नहीं था। उसने पूछा, हु आर यू, व्हाट यू वांट? सुशांत ने कहा, जी आई एम हियर फॉर लांगसे, आई एम न्यू हियर, आई वांट अ गाइड। सुशांत की बात सुनकर उस औरत ने उसे अंदर बुलाया और लांगसे को आवाज दी। लांगसे बाहर आया और सुशांत से हाथ मिलाया। सुशांत ने कहा, हाय, आई एम सुशांत, माई होटल स्टाफ टोल्ड मी अबाउट यू, आई नीड अ गाइड टू शो मी अराउंड। लांगसे ने सुशांत से कहा, आप नॉर्थ इंडिया से लगते हैं। डोंट वरी सर, मुझे हिंदी आती है। तिब्बत में आपका स्वागत है। बताइए, आपका ट्रिप कितने दिनों का है और आप किस तरह की जगह देखना पसंद करेंगे? सुशांत को अपनी भाषा सुनकर काफी राहत महसूस हुई। उसने कहा, लांगसे भाई, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मैं तो बस एक दो खास जगहें देखने यहां आया हूं। मैं आपको ज्यादा परेशान नहीं करूंगा। अगर आप एक दो दिन के लिए मुझे टाइम दे दें तो। लांगसे ने कहा, सुशांत भाई, हम गाइड्स हैं। हमारा तो काम ही है टूरिस्ट की सेवा करना। आप जहां कहेंगे हम आपको वहां ले चलेंगे। आप कहाँ रुके हैं बस मुझे डिटेल्स दे दीजिए। मैं कल सुबह ठीक 10 बजे आपके होटल पहुंच जाऊंगा। आपको मेरी फीस पता है ना? सुशांत ने कहा, नहीं, बताइए। लांगसे ने जवाब दिया, बस 7,000 युआन 6 घंटे के टूर के लिए। नो प्रॉब्लम, ये लीजिए 3500 युआन एडवांस। अब तो आप होटल आ जाएंगे ना? ये कहते हुए सुशांत ने पैसे उसके सामने मेज पर रख दिए। लांगसे खुश हो गया था। उसे अच्छा कस्टमर मिला था। उसने लपक कर वो पैसे उठा लिए और अपनी पत्नी को दे दिए। उसने कहा, सर, आपने तो दिल खुश कर दिया। आप चिंता मत कीजिए, कल सुबह 10 बजे शार्प आपके होटल पर मिलते हैं। सुशांत ने उसके साथ अपने डिटेल्स शेयर किए और होटल वापस लौट गया। सुशांत हर दिन की सारी बातें संजना के साथ शेयर कर रहा था। उधर दिल्ली में संजना को भी उम्मीद थी कि वो लोग सही रास्ते पर बढ़ रहे हैं। शायद उसके पिताजी का इलाज जल्द होने वाला था। अगली सुबह सुशांत 9 बजे ही तैयार हो गया और ठीक 9:30 बजे उसके पास लांगसे का कॉल आ गया कि वो होटल के लिए निकल रहा है। सुशांत होटल की लॉबी में पहुंचा तो लांगसे उसका ही इंतजार कर रहा था। उसने कहा, गुड मॉर्निंग सुशांत भाई, बताइए कहाँ ले चलूं आपको? तिब्बत की खूबसूरत वादियां देखेंगे या फिर बढ़िया तिब्बतन खाना खाना पसंद करेंगे? ये यहां ले चलो, वादियां मैं बाद में भी देख लूंगा। सुशांत ने अपना फोन आगे बढ़ा दिया। लांगसे सुशांत के फोन में उस फोटो को देखने लगा। वो कुछ सोच रहा था। उसने कहा, यह कौन सी जगह है सर, और ऐसे कैसे ले चलूं? मतलब जगह का कुछ नाम पता कुछ तो बताइए। सुशांत ने पूछा, लांगसे भाई, लासा कितना बड़ा होगा? लांगसे ने कहा, मतलब इसका एरिया तो। सुशांत ने उसे टोक दिया, क्या लासा इतना बड़ा है कि हम एक जगह को ढूंढ नहीं सकते? मुझे किसी की तलाश है और इसमें सिर्फ तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। लांगसे ने कहा, सर, ये पुलिस का चक्कर है क्या? कोई उल्टा सीधा काम तो नहीं है? सुशांत ने कहा, नहीं लांगसे, दिस इज पर्सनल। मेरा एक खास आदमी को ढूंढना बहुत जरूरी है। ये किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। मुझे बताया गया है कि यह जगह कोई मठ या मंदिर है। कुछ पल सोचने के बाद लांगसे बोला, ठीक है सुशांत भाई, अगर ऐसी बात है तो चलते हैं। वैसे भी आपने एडवांस दिया है, मना तो मैं कर नहीं सकता। लांगसे अपनी जीप लेकर आया था। वो दोनों जीप में निकल पड़े। वो फोटो देखकर लांगसे समझ गया था कि वो जगह शहर के बीचों बीच की तो बिल्कुल भी नहीं है, पर यहां पहाड़ों में कुछ कहा नहीं जा सकता। एक ही जगह को सामने से देखने और फोटो में देखने में बड़ा फर्क होता है। लांगसे और सुशांत पूरा दिन उस फोटो वाली जगह को ढूंढते रहे, पर उन्हें कुछ भी काम का नहीं मिला। अब शाम होने वाली थी और लांगसे थोड़ा हताश हो गया था।
वो दोनों सिगरेट पीने के लिए एक दुकान पर रुके। सुशांत सिगरेट पी ही रहा था कि लांगसे ने वो फोटो उस दुकान वाले को दिखाई और अपनी भाषा में कुछ बात की। उस दुकान वाले को देखकर लग रहा था कि शायद वो उस जगह के बारे में कुछ जानता था। सुशांत ने लांगसे को इशारे से पूछा तो उसने हाँ में सर हिलाया। उसने कहा, सर ये कह रहा है कि ये जगह लासा से ज्यादा दूर नहीं है, थोड़ा आउटर में है, इसीलिए हमें अभी वहां नहीं जाना चाहिए, कल सुबह चलते हैं। सुशांत ने कहा, नहीं, हम अभी चलेंगे। तुम समझो यार, हमारा एक एक दिन कीमती है। वैसे भी अभी रात नहीं हुई है, सही से चले तो हम जल्दी वापस लौट भी आएंगे। लांगसे कुछ सोचते हुए बोला, सर वो कह रहा था कि यहां रात में जाना ठीक नहीं है, वो जगह, वहां अघोरी वगैरह रहते हैं। सुशांत ने कहा, मुझे इस बारे में पता है और मुझे उन्हीं में से एक की तलाश है। यह सुनकर लांगसे कुछ पलों के लिए चुप हो गया। सुशांत ने आगे कहा, तुम चिंता मत करो लांगसे, तुम चाहो तो गाड़ी के पास ही खड़े रहना, मैं मिलकर आ जाऊंगा, पर यह समझो कि मेरा वहां पहुंचना बहुत जरूरी है। लांगसे ने सुशांत की बात मान ली। उसकी शक्ल पर साफ लिखा था कि वो बेमन से गाड़ी चला रहा था। वो सावधानी से गाड़ी चलाते हुए उसे लेकर उस इलाके में पहुंच गया। सुशांत ने 2-4 बार उस फोटो को मोबाइल के फ्लैश में देखा तो उसे एक मिलती जुलती जगह दिखाई दी। उसने लांगसे को एक तरफ रुकने का इशारा किया। लांगसे ने कुछ तरफ गाड़ी रोक दी, पर वो उससे बाहर नहीं निकला। सुशांत अकेले ही उस घर की तरफ चल पड़ा।